Students, welcome once again to the world of physics. Hope you all are doing great at home. And हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th फिजिक्स का, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. और इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम डेरिवेटिव, है ना. डिफरेंशिएशन को हमें पढ़ना है और बहुत बेसिक लेवल से हम कॉन्सेप्ट्स इसको उठाएंगे और फिर इसका मैथमेटिकल अप्रोच एप्लीकेशन वो इसके अंदर कवर करके देखेंगे. ठीक है. फर्स्टली आई रीड आउट द हेडिंग इटसेल्फ. व्हाट इट रीड्स लाइक डेरिवेटिव एज रेट चेंज. माने कि जहां पे आपको रेट चेंज की जरूरत है वहां पे आप डेरिवेटिव लगा दो, है ना. एज माने आपने देखा होगा ना, मूवी का नेम आता है कि इन एंड एज, ऐसा कुछ. ओके. तो वही डेरिवेटिव एज रेट चेंज. अच्छा, उसका एग्जांपल मुझे भी याद आया. रोबोट पिक्चर का हो तो रजनीकांत इन एंड एज रोबोट, है ना, ऐसा कुछ आता है. मीन वाइज कि रेट चेंज की जगह आप डेरिवेटिव यूज कर सकते हो, या जो इसका फेमस सिंबल कह दो, रिप्रेजेंटेशन कह दो, दैट इज dy बाई डी एक्स, कि y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट. ये चीज़ें भी बोलने आ जाएंगी, निकालनी भी आ जाएंगी, इनका बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो अब अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सिर्फ बातें नहीं करते, स्टार्ट कर काम. फर्स्टली आपको कुछ एक वर्ड्स से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, लाइक डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड वन इज इनडिपेंडेंट क्वांटिटी. ओके. डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक होता है इनडिपेंडेंट क्वांटिटी. अब व्हाट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जो बच्चे मैथ से बिलोंग करते हैं वो बहुत इजीली समझ पाएंगे. उनके मैथ्स के अंदर फंक्शंस करके एक चैप्टर होगा तो पता लग जाएगा कि जो भी फंक्शन होता है, मेनली हम वहाँ पे y लेते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिखते हैं उसको, y इज अ फंक्शन ऑफ x. अब y क्या है? y तो कुछ भी नहीं होता है, तो एक वेरिएबल है. x क्या होता है? x एक और वेरिएबल है. तो ये तो जस्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका है. ठीक है. y मैंने कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करती है, किसी दूसरी क्वांटिटी पे, इसको बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x. माने कि x एक क्वांटिटी है, उसकी अलग अलग वैल्यूज पे y की अलग अलग वैल्यूज आती हैं. क्लियर? मतलब x तो अपनी सेपरेट वैल्यू रखता है और उन सेपरेट वैल्यूज पर लाइक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड डैश डैश डैश, उन हर अकेली वैल्यू पर y की एक और एक ही यूनिक वैल्यू आती है. ठीक है. जैसे x की वैल्यू है अलग अलग, लाइक मैं फॉर एन एग्जांपल मान लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4. ऐसा कर एक रियल एग्जांपल ले ही लेते हैं, लाइक यू हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब x की वैल्यू जो है, सपोज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी ले सकता अपन. क्लियर? ये जो है, ये सिंबल, ये जो कॉम सा लग रहा है, ये क्या है? दिस रीड्स एज बिलोंग्स टू, मतलब कि x कहाँ से है, लाइक हम कहाँ से हैं, हमारी फैमिली का नाम आएगा ना, हम उस फैमिली के मेंबर हैं, तो x इसका नंबर है रियल नंबर का. ठीक है. रियल नंबर आप नहीं जानते अगर क्लियरली, तो अपने ऐसा करते हैं, नेचुरल नंबर ले लेते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर ले लेते हैं. ओके फाइन. अब अगर अपने बात करें कि x की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ. मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, इजीनेस के लिए. हमें मैथ्स नहीं कर रहे बट समझ रहे हैं, होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन ही लास्ट में. अब y का आंसर क्या आएगा? 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16. देख रहे हो ना. अगर x बदल गया, x अगर 5 हो गया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25. एक्चुअली बहुत आसान चीज है ये, तो इसको समझने में शायद थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगे. क्लियर? कि आपको क्या दिख रहा है कि y जो है, y की खुद की कुछ इमेज नहीं है, y की खुद की कुछ इमेज नहीं है. y की इमेज किसकी शक्ल में है? x की शक्ल में है, कि भाई x जो भी होगा ना उसका स्क्वायर कर देना. क्लियर? समझ में आया? लाइक कि दो भाई दुकान पे जा रहे हैं सामान लेने, एक ने पैसे दिए दुकानदार को, उसने कहा कि मुझे ये चीज़ दिए. ठीक है. ऐसा थोड़ा चेंज करते हैं कि दो भाई गए दुकान के अंदर, पहले भाई ने कहा कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए, शॉपकीपर ने पूछा क्या चाहिए, उसने कहा चलो देख रहा हूँ, देख के बताता हूँ क्या लूँगा. दूसरे से पूछा कि आपको क्या लेना है, मैंने भी चीज़ लेनी. ठीक है, आप क्या लोगे? ऐसा करना, जो ये लेगा वो 2 दे देना. इट मीन्स फर्स्ट वाले की तो अपनी सेपरेट चॉइस है, वो चूज करके एक सिलेक्ट कर लेगा, बट सेकंड वाला डिपेंड करता है फर्स्ट वाले पे. इट मीन्स अगर फर्स्ट वाले ने कुछ लिया, सपोज अंकल चिप्स का पैकेट लिया उसने, है ना, ब्लू वाला, आई लाइक दैट, तो मैं उसको वो परचेज करवा देता हूँ. तो दूसरे वाले क्या कहेगा? मुझे ऐसे वाले 2 दे दो.
उससे अगर कोई चॉकलेट ली तो वो कहेगा मुझे दे दो। अगर उससे कुछ नहीं लिया तो फिर ये मतलब ज़ीरो, तो ज़ीरो को 2 टाइम्स करोगे तो भी ज़ीरो ही आएगा, तो वो कुछ नहीं ले रहा तो ये भी कुछ नहीं लेगा। सो आई थिंक मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है टू गिव द क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि आपको पता चले कि एक जो है दैट इज इंडिपेंडेंट, वो अपनी वैल्यू रख सकता है, और दूसरे की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इट जस्ट डिपेंड ऑन द फर्स्ट वन, उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दिस केस y is डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x स्क्वायर इज, या कहो आप x स्क्वायर नहीं, x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बच्चों के पास जो क्वेश्चन आता है मेनली वो ये आता है कि क्योंकि हमें थोड़ी बहुत मैथ्स आती है तो हम यहाँ पर ऐसा कर देते हैं इसको कि सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, इसको ये भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत और प्रिसाइज करो तो यहाँ प्लस माइनस और लगा दो, है ना। तो फिर तो सर आपकी बात उल्टी होगी, यहाँ पे तो अब x की वैल्यू y पर डिपेंड करेगी, है ना, कि अगर y की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2, y की वैल्यू 9 होगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। फिर तो आपने जो सिखाया वो उल्टा हो गया कि अब x क्या हो गया, डिपेंडेंट, और y हो गया इंडिपेंडेंट। क्या ऐसा ही है? तो एक ही इक्वेशन में कभी तो आप इसको डिपेंडेंट कह रहे हो, कभी आप उसको डिपेंडेंट कह रहे हो, तो कंफ्यूजन आ रही है यहाँ पे, क्या करें। तो देखो, आपको बिल्कुल बेसिकली सीखना है कि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो ऐसे ही नहीं रख सकते। आप उसके अंदर वैल्यू जब रखोगे ना तो आपके पास कुछ एक सेट ऑफ नंबर्स होना चाहिए, आपको डिफाइंड होना चाहिए कि ये y कहाँ से बिलोंग करता है। लाइकवाइज मैंने लास्ट टाइम डिफाइन करा था कि x जो है वो n से बिलोंग करता है, तो मैंने ये उसके अकॉर्डिंग नंबर लिए थे, ठीक है। ऐसे ही मैं कोई भी नंबर नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको y की कोई फैमिली नहीं बता रखी, अगर आपको डिफाइन कर रखा होता कि y कहाँ से बिलोंग करता है, बहुत सारे नंबर होते हैं ना, इंटीजर होता है जिसका सिंबल होता है z, माने कि -1, -2, -3, ये नेगेटिव वाले, फिर 0, फिर पॉजिटिव वाले +1, +2, +3, ये सारे इंटीजर हैं जो पूरे साबित हैं, है ना। फिर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर आर टू मेनी नंबर्स। हमें नहीं लेना देना कि कौन से हैं क्या हैं, हमें ये पता है कि हर कोई नंबर्स की अलग अलग सेपरेट फैमिली है, और हम उस फैमिली में से, अगर मुझे कहा कि y तो एक इंटीजर है, इट मीन्स मैं y का कोई भी फ्रैक्शनल एग्जाम्पल नहीं ले सकता। लाइक 0.79 अगर मैं लूंगा तो मैं नहीं ले सकता, गलत है। तो किसने जज किया, क्यों जज किया कि गलत है? क्योंकि मुझे इसकी फैमिली के बारे में पता था, ठीक है। तो थोड़ा सा रिच कॉन्सेप्ट है, बट अगर आप बाकी बच्चों से अलग बनना चाहते हो, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना सीखना आपको मैथमेटिकल, तो वो भी अपने करेंगे, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख लेना, लास्ट में सिर्फ डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल प्रोसेस देख लेना। बट इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट, बेसिक्स पे काम कर रहा है, तो आप मेरी बातों को सुनते रहो। थोड़ी शायद अभी ऐसे लग रही हो कि भाई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये क्या चीजें चल रही है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, होगा ऐसा, बट बिलीव मी आफ्टर सम टाइम सभी चीज में क्लैरिटी आ जाएगी, और बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू अगेन, कि हमने क्या कहा, अगर आपको जिसकी फैमिली डिफाइन कर रखी है वो आपका डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, गलती होगी थी भैया, आपने बताया नहीं, यही चक्कर है कि सामने कोई स्टूडेंट नहीं होता तो वो ऑन द स्पॉट पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि सर ये गलत लिखा आपने। देखो, जिसकी फैमिली आपने डिफाइन कर दी, इट मीन्स उसकी वैल्यू हम लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। समझ रहे हो आप बात? y की वैल्यू नहीं डाल सकता, क्यों? मुझे क्या पता y क्या आएगा, y की शक्ल इंटीजर जैसी आएगी, मैंने गलती से अगर इसमें फ्रैक्शन वैल्यू ले ली तो गलत हो जाऊंगा ना मैं। जैसे मैंने वहां पे अगर कहा कि y इंटीजर को बिलोंग करता है, और y की वैल्यू अगर मैं 0.79 लूंगा, तो आप ही रोक दोगे कि सर नहीं, यू कांट टेक दिस बिकॉज इट इज नॉट एन इंटीजर, पूरा नंबर नहीं है, या तो आप 1 लो, या आप 2 लो, या 3 लो, या 4 लो। इज दैट क्लियर? ठीक है, थोड़ा थॉट प्रोसेस चाहिए, थोड़ा थॉट प्रोसेस चाहिए, बस ज़्यादा नहीं चाहिए। बट इसके अंदर देखो, x की फैमिली हमें पूरी डिफाइन है, अब उसकी फैमिली के बिहाफ पे इसकी फैमिली बना सकते हैं अपने, है ना। इसकी जो भी फैमिली है, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबकी स्क्वायर कर दो, इसकी एक बड़ी फैमिली बन जाएगी। इज दैट क्लियर? तो y जो है इट डिपेंड्स ऑन x,
तो पहली चीज़ तो हमें ये पता चली डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है। ये बेसिक चीज़ें यहीं पता लगेंगी आपको। अगर यहाँ पे 11th के अंदर अपने बेसिक्स पे काम नहीं करेंगे तो फिर किसी क्लास में नहीं कर सकते अपने बेसिक्स में काम। 11th क्लास इसीलिए है कि हमें बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। क्लियर? तो बस इसके आसपास वाली जो क्लासेस है ना उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखा दी जाती है कि 10th बोर्ड है 12th बोर्ड है, बट जो क्वालिटी कंटेंट है ना वो 11th के अंदर भर के 10th 12th मिलाकर नहीं होगा शायद इतना जितना 11th अकेली में कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट, जिससे आपकी नॉलेज एनरिच होगी। ओके, अब मैं आपके सामने एक ग्राफ बना लेता हूँ कि लाइक वाइज आपने y वर्सेस x के कई सारे ग्राफ बनाए होंगे। एक ग्राफ मैं भी बना लेता हूँ, लाइक कोई ग्राफ इस तरह का है, ठीक है। इसमें कोई एक पॉइंट है P, इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। दिस इज x, दिस इज O, ये ओरिजिन हम जानते हैं। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y ही है, जनरल पॉइंट है ना। तो x, y होने का मतलब क्या है कि जब आप इसको ज्वाइन करोगे कोऑर्डिनेट एक्सिस से, करा दे ज्वाइन, करा दियो। ये थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर से उठाते हैं इसको। लो जी, जब ज्वाइन करेंगे देन दिस डिस्टेंस विल बी y एंड दिस डिस्टेंस विल बी x। इसका मतलब यही होता है। ओके, अब हम करने क्या जा रहे थे, धीरे धीरे हमें बीच बीच में हमने को याद दिलाना पड़ेगा कि अरे करने क्या जा रहे थे। तो हम करने जा रहे थे डेरिवेटिव। क्यों करने जा रहे थे? क्योंकि हमें रेट चेंज चाहिए था। रेट चेंज क्यों चाहिए था? क्योंकि हमने वेलोसिटी पढ़ा, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक्सेलरेशन पढ़ा, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये पढ़ा अपन ने। तो हमें रेट चेंज निकालना है जिससे वेलोसिटी निकाल पाएंगे, जिससे एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। क्लियर? तो अब उस रेट चेंज के लिए मैथ्स कहता है कि अब डेरिवेटिव कर लो। तो हम कहते हैं कि डेरिवेटिव पहले समझा तो दो फिर करेंगे। ओके, तो हमारा टारगेट अगेन क्लियर हो गया हमारे सामने। चलते हैं। हमने कहा कि हमें चेंज की स्पीड निकालनी है कि कोई चीज कितना बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू किसी दूसरे। पहले मैं आपको रेट चेंज क्लियर करता हूं कि व्हाट इज रेट चेंज। आपके पास दो क्वांटिटी है, वन क्वांटिटी इज y एंड सेकेंड क्वांटिटी इज x। क्लियर? और दे आर इन सच अ फैशन कि x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। 99% केसेस में आप यही लोगे। हाँ, अगर आप बहुत क्रिएटिव इंसान बनने की कोशिश करो या चाहो, कुछ बुराई नहीं उसमें, आप कहो कि नहीं सर मैं तो x को इंडिपेंडेंट नहीं लेना चाहता, मैं y को लेना चाहता हूँ, तो आप उल्टा कर लो। बट बुक्स के अंदर एक बेसिक थीम को अगर मैं फॉलो करूँ तो मैं यही रिप्रेजेंटेशन लेकर के चलूँगा। अदरवाइज मैं खुद क्रिएटिविटी को काफ़ी सपोर्ट कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। अब आप कहो कि अगर मैं y में थोड़ा सा चेंज करता हूं, लाइक डेल्टा y इज फॉर चेंज इन y, तो वो तभी होगा ना जब x में भी थोड़ा चेंज किया होगा, है ना। अगर y में थोड़ा चेंज आ रहा है इट मींस x में भी चेंज आया होगा। या उल्टा कह दो कि अगर x में थोड़ा चेंज करें तो y में भी थोड़ा चेंज आएगा। आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी। तो रेट ऑफ चेंज या रेट चेंज का मतलब होता है, कि आप चेंज इन दिस वेरिएबल देखें विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, कि x में थोड़ा सा चेंज करने पे y में कितना चेंज आ जाता है। x में अगर थोड़ा सा चेंज किया, क्या y में थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है, या फिर x में थोड़ा ज़्यादा चेंज करने पे y में थोड़ा ज़्यादा चेंज आ रहा है। क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी मिलेगी आपको अगर आपने वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाला मेरा कॉन्सेप्ट मतलब वीडियो देखी है आपने, या इससे प्रीवियस वीडियो जो अपलोड करी गई थी दैट वाज अबाउट ग्राफ, वो अगर आपने अच्छे से देखी है तो वहाँ से आपको मैं कनेक्ट करवाता हूँ। नहीं देखी तो आप पहले उसको भी देख लेना, मैं वहाँ से आपको कनेक्ट करवाता हूँ जो मैंने अभी कंसेप्ट कहा। मैं दोबारा बोलता हूँ फिर कनेक्ट करवाता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रेट चेंज निकालना है आपको। क्लियर? रेट चेंज का मतलब कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू, इसमें आपने चेंज किया तो सपोज इसमें आपने चेंज किया 0.1 यूनिट का, तो इसमें कितना चेंज आ रहा है। क्या वो 0.1 जितना ही आता है, क्या वो बहुत ज़्यादा आ जाता है लाइक 5 टाइम्स बदल जाती है क्वांटिटी, क्या वो बहुत कम आता है 0.00001 आता है। ये सब चीज़ अपने को पता करनी है। अब अच्छा ये पता क्यों करनी है, क्योंकि वेलोसिटी लाइक मीनवाइल मैं आपको कनेक्ट करवाना चाह रहा था। ऐसा कुछ ग्राफ आपने वहाँ भी देखा था, इफ यू रिमेंबर आपने ग्राफ देखा था, दो केसेस में ग्राफ देखा था। अगर मैं बात करूं इसकी डिस्प्लेसमेंट
वर्सेस टाइम के लिए। तो ये ग्राफ आपने तब देखा था जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो ग्राफ आता है कुछ ऐसा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, है ना, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है कि अभी 30 की स्पीड से गाड़ी चल रही, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, तो अब क्या देखोगे कि पहले ये बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया। चलो यहाँ से अपने इसको स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं कि पहले थोड़ा चेंज आया, थोड़ा सा जो चेंज आया देखो उसके लिए टाइम इतना ज़्यादा लगा। अब अगर इतना ज़्यादा टाइम वापस ले लें अपने लगभग, तो अब चेंज देखो, यहाँ से पहले यहाँ तक उठे थे, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक उठ चुके हैं। अब मैं इतना ही टाइम और ले लूँ ना, तो अब देखो इसके अंदर चेंज कितना आ चुका है, इतना, इतना ज़्यादा। पहले कितना आया था, लगभग इतना, और उससे पहले कितना आया था, इतना। दिख रहा आपको कि सेम फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर, सेम फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर चेंज बढ़ता जा रहा है, चेंज इज इंक्रीजिंग। डेल्टा एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो चेंज तो अपने 3 फ्रैक्शन सेम लिए, बट ये चीज़ बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो आप कि सपोज मैं इसको अगर कह दूँ 1 1 1, ये 1 इंटरवल है 1 यूनिट का, और ये है 1, ये है 2 और ये है 3। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये क्या है, 1 सेकंड का गैप है, ये भी 1 सेकंड का, ये भी 1 सेकंड का। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना बढ़ा, इस केस में 1 मीटर बढ़ा था, इस केस में देखो ज़्यादा ही है तो इसको 2 मीटर ले लिया, इस केस में और ज़्यादा है तो इसको मैंने 3 मीटर ले लिया। तो आप देखोगे तो रेट चेंज फर्स्ट केस में क्या आएगा, दिस अपॉन दिस 1/1 यानी कि 1, ठीक है। सेकेंड केस में जो रेट चेंज आएगा वो क्या आएगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इट मीन्स 2। थर्ड केस में रेट चेंज क्या आएगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये आएगा 3। क्लियर, समझ में आया। और ये जो रेट चेंज है आपको पता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मोर एक्यूरेट वर्ड, डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज जब आप देखते हो टाइम के साथ, व्हाट इट गिव्स द वेलोसिटी, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद की वेलोसिटी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद की वेलोसिटी, और आप देख लो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। दिख रहा है आपको। और आपको बताया था कि दिस ग्राफ belongs to motion of a body whose velocity is not uniform but increasing continuously। वही चीज आपको मैथमेटिकली भी दिख जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर विच वी आर कंसर्न हियर। यहाँ पे हम यही निकालना चाह रहे हैं। क्लियर। तो बातें ऐसी हैं जो आपको हो सकता है शायद एक बार ही दिमाग में नहीं जाए, आपका मन करे कि वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, तो चॉइस इज ऑल योर्स, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स कि आपको क्या करना है। मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा इस स्पेसिफिक वीडियो में कि सिर्फ आपको मैथमेटिकल पार्ट देखना है, तो आप उस डायरेक्ट टाइम स्टैम्प पे जंप कर जाओ, वहाँ से मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। बट एज अ टीचर मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी जब तक मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं सिखा के चला जाऊँ। तो मैं इसलिए अपनी ड्यूटी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप देखें, रेट चेंज क्या है आपको पता चला कि आपको डेल्टा वाई निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। क्लियर हुई बात। तो अब हम क्या करते हैं, हमने एक पॉइंट तो लिया था एक्स कोमा वाई, अगर मैं एक और पॉइंट लूं, अगर एक और पॉइंट लूं क्यू, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ही आगे, मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस था, ये अगर एक्स था तो इससे थोड़ा सा आगे लिया है मैंने, बनाया मैंने थोड़ा काफी ज्यादा दूर है ताकि आपको क्लियरली डायग्राम दिख जाए। तो इसे कह देते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद अगर अपन देखें तो ये लो, इसको ज्वाइन करें तो ये y एक्सिस पे पहले यहाँ पे था, अब कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो इसको अपन कह देते हैं डेल्टा y। समझ गए, ये वाला y है, ये डेल्टा y है, तो ये बन गया y प्लस डेल्टा y। समझ में आया। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बने x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, ये कोऑर्डिनेट्स बन गए इसके। सो वेरी फाइन, यहाँ तक सारा दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है। तो अब देखो, आपको अगर चेंज निकालना है P से लेकर Q तक कितना चेंज आया, तो अब बताओ y एक्सिस में कितना चेंज आया होगा। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन जाएगी, y एक्सिस के अक्रॉस कितना चेंज आया होगा। पहले y था, फिर क्वांटिटी y प्लस डेल्टा y होगी, तो चेंज कितना आया है, डेल्टा y का चेंज आया है ना, डेल्टा y का चेंज आया है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ, सब हटा देता हूँ मैं, सब हटा देता हूँ, फ्रेशली पूछता हूँ, रेट चेंज फ्रॉम P टू Q, रेट चेंज फ्रॉम P टू Q, इसको मैं एक बारी R से ही लिख रहा हूँ। अगर ये आपसे पूछा जाए देन व्हाट विल यू आंसर, यू विल आंसर कि सर y में जो चेंज आ रहा है, चलो मैं लिख देता हूँ, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, चेंज इन x।
तो चेंज इन y कितना आएगा, दैट विल बी डेल्टा y। चेंज इन x कितना आएगा, दैट इज डेल्टा x। ये चेंज आएगा। इफ यू कैन सी कंप्लीटली, बहुत ईजी है ये, है ना, समझ में आ गया होगा अपने को, 110% समझ में आ गया होगा। चाहे इससे पहले वाली बात समझ में मुझे आई चाहे नहीं आई, ये तो समझ में आ गया होगा। ओके, तो सर अब तो रेट चेंज निकल गया, हमारा काम खत्म हो गया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये इतने पार्ट का रेट चेंज निकाला अपन ने, बट आप अगर ध्यान से देखो और अभी का एक्सपीरियंस आप यूज़ करो, तो आपने क्या देखा था कि इस पार्ट पे रेट चेंज अलग हो सकता है और इस पार्ट पे रेट चेंज अलग हो सकता है। देखा था ना, एक ही कर्व पे 3 जगह खड़े थे, कहीं पे वेलोसिटी 1 यूनिट आ रही थी, कहीं पे 2 यूनिट आ रही थी और कहीं पे 3 यूनिट आ रही थी, है ना। वो यही पॉइंट ले सकते हैं अपने, लाइक इस पे 1 आ रही थी, इस पे 2 आ रही थी और इस पे 3 आ रही थी। अब अगर हमें, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इतना बड़ा ये गैप लूंगा ना, तो इसके बीच में मेरा इसका आंसर सिर्फ एक फिक्स नहीं आ सकता। इस जगह पे खड़े होकर मैंने इसका आंसर निकाला था, तो क्या आया था, 2। यहां पे 2 आंसर आया था, यहां पे आंसर 3 आया था, यहां पे आंसर 1 आया था। अगर मैंने इंटरवल इतना बड़ा ले रखा है, तो मेरा इस रीजन के बीच में जो आंसर है, क्या वो एक कांस्टेंट आंसर आएगा? नहीं। इस पॉइंट के पास 2 आएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता 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 2.5, 2.6, 2.7 और यहां पे पहुंचते पहुंचते रेट चेंज कितना हो जाएगा, 3। मीन्स टू से कि ये क्वांटिटी एक फिक्स्ड आंसर या फिक्स्ड नंबर या फिक्स्ड क्वांटिटी हमें नहीं देने वाली। क्लियर? हमें फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं मिलने वाली इससे। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर 2 से लेकर के 3 तक आ सकता है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो 2 आएगा, इससे नेक्स्ट को यहाँ पे मैंने पॉइंट मान लिया P', तो उसके लिए 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते Q तक पहुंच जाएंगे तो 3 आना स्टार्ट हो जाएगा। Q से थोड़ा सा पहले देखेंगे तो 3 से थोड़ा छोटा आंसर आएगा। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो बहुत सिंपल सी बात, आपको समझ में 110% आ गई होगी ये। इट मीन्स सर अब दिक्कत क्या चल रही है? दिक्कत ये चल रही है कि हमें इस क्वांटिटी का एक परफेक्ट आंसर चाहिए, क्योंकि अपने को वेलोसिटी निकालनी होगी एट एनी पॉइंट। हमें करना क्या, अल्टीमेटली हमें वेलोसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट, एक्सेलरेशन निकालना है एट एनी पॉइंट। तो उसके लिए व्हाट विल यू डू, यू विल डू दैट कि आपको इसका परफेक्ट आंसर चाहिए। हमें 2 से 3 नहीं चाहिए, हमें या तो 2 चाहिए या 2.5 चाहिए या 3 चाहिए, 3.5 चाहिए, कुछ दे दो, बट एक नंबर चाहिए अपने को। फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल आंसर है इसका। हमें ये करना पड़ेगा कि सर अगर इसका ये जो डिवीजन है ये छोटा कर दें तो क्या होगा? तो वैल्यूज जो आएंगी, देखो 2 से लेकर 3 तक वैल्यूज आ सकती थी। अगर मैं इसका जो स्पैन है ना, स्पैन है वो मैं छोटा कर दूं। अगर Q पॉइंट को मैं इधर ले आऊं, इधर समझो मेरी बात, Q पॉइंट को इधर ले आऊं, तो आप बताओ, अभी अपने इसको मिड पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो इस वैल्यू की जो रेंज है वो घट गई ना, 2 से लेकर 2.5 तक रह जाएगी। 2.5 के बाद वाली वैल्यू नहीं आएगी इसके अंदर, समझ लो। एक परफेक्ट वैल्यू तो नहीं आई ये भी, बट रेंज छोटी होगी। और यहां से हमको बेसिक कॉन्सेप्ट बस खत्म, बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया आपने को समझ में। इस क्यू को जितना पास बुलाएंगे पी के, जितना पास बुलाएंगे, है ना, कि एक बार आ जा, जितना पास बुलाओगे आप उतनी रेंज छोटी होती जाएगी, वैल्यू उतनी प्रिसाइज होती जाएगी। इट मीन्स फिर तो इस डेल्टा एक्स को खत्म ही कर देना चाहिए। अगर ये डेल्टा एक्स बिल्कुल 0 हो जाए, ठीक है, मतलब कि एकदम 0 हो जाए तो पॉइंट पी ही आ जाएगा, बट 0 से थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो, जिसको अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, माने कि 0.000000000000000, बहुत छोटा। अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो बहुत छोटी वैल्यू हो कुछ लाइक ये, या इससे भी छोटी वैल्यू, कुछ इतनी वैल्यू हो। इसको आप 0 ही लोगे, आप कहोगे मेरे बैंक बैलेंस में इतने पैसे हैं, तो ये बताओगे या कहोगे कि 0 ही पैसे हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। इसमें क्या खरीद लोगे तुम? कुछ खरीद तो सकते नहीं। तो प्रैक्टिकल जिंदगी में इनका कोई लेना देना नहीं है ना। तो आप क्या कहोगे कि अगर आप डेल्टा एक्स को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि वो 0 की तरफ अप्रोच करने लग जाए, तो आपके पास जो ये स्पैन बनेगा ना 2 पॉइंट के बीच का, वो लगभग स्पैन रहेगा ही नहीं है। और आपके पास फिर बताओ एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकेंगी? नहीं आ सकेंगी। दिस इज द पॉइंट वेर यू कैन रिलैक्स योर माइंड। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया। जस्ट आई हैव टू राइट कि आपको क्या करना है। आपको रेट चेंज अगर निकालना है, दिस इज आर, थोड़ा सा ये गलत सा बन रहा है,
ठीक है, अगर रेट चेंज निकालना है, एक पर्टिकुलर डेफिनेट रेट चेंज निकालना है, देन आपको इस क्वांटिटी पे कंडीशन लगानी पड़ेगी. व्हाट इज दैट कंडीशन? दैट कंडीशन इज लिमिट लगानी पड़ेगी आपको किस पे? डेल्टा एक्स पे. और क्या लिमिट लगानी पड़ेगी? कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये जीरो की तरफ अप्रोच करे. जीरो तो हो नहीं सकता, बट जीरो तक, जीरो के आसपास ही हो. और किस पे लगाओगे ये कंडीशन? मुझ पे नहीं, इस पे. अगर आप इस एक्सप्रेशन पे ये कंडीशन लगा दोगे तो आपके पास रेट चेंज आएगा. आई अगेन रिपीट, अगर आप इस पे ये कंडीशन लगा दोगे तो आपके पास रेट चेंज आएगा. क्लियर? और इसको अपने क्या लिखते हैं, इसके लिए हमारे पास सिंबल है कि बारी बारी ऐसा ना लिखना पड़े कि हमने क्या लिया, पहले तो रेट चेंज लिया, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स लिया, फिर उसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई. इसको बारी बारी इतना बड़ा लिखने की बजाय हम इसकी जगह एक और सिंबल यूज करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स. और प्रीवियस लेक्चर्स में अपने ने पहले भी इसको डिस्कस कर रखा है. अब से हमारे वो प्रीवियस लेक्चर जहां पे अपने ने इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट एक्सेलरेशन किया था ना, वो कनेक्ट होने जा रहा है. दिस इज द टाइम वेयर वी कनेक्ट टू दोस टॉपिक्स. देखो ये क्या है, जस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन है. और मैंने आपको फिर आपको वहां भी बताया था, दोबारा बता देता हूं कि डेल्टा वाई क्या मतलब होता है? चेंज इन वाई. डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स. बट डी वाई डी एक्स का मतलब क्या है? ये भी चेंज इन वाई चेंज इन एक्स ही है, पर ये वो वाला चेंज इन वाई चेंज इन एक्स है जब इस पे कंडीशन लगी हुई है. क्या कंडीशन लगी हुई है? कि ये इंटरवल बहुत 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 छोटा है. इट मींस डी एक्स इज ऑल्सो चेंज इन एक्स बट अ वेरी स्मॉल चेंज. एंड हेंस डी वाई भी स्मॉल चेंज है. स्मॉल क्या? बहुत 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 स्मॉल चेंज है वाई में. क्लियर हुई बात? ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें नए नए ही सीखने को मिले हैं. अब आप पहली बार किसी पर्सन से मिले हो और आप ये सोचो कि मैं फर्स्ट मीटिंग में ही उसके बारे में सब कुछ जान लूँ, तो ऐसा कभी कभी हो सकता है ना. और अगर कोई पर्सन के पास मल्टीपल पर्सनालिटी है, मल्टीपल पर्सनालिटी मीन्स उसकी पर्सनालिटी में मल्टीपल फीचर्स हैं, तो आप एक बारी में कभी नहीं जान पाओगे. तो ये कुछ टॉपिक उस तरह का है. आपको एक बारी, दो बारी, मैं खुद कह रहा हूँ कम से कम 2 या 3 बारी आप इस लेक्चर को देखें तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा. ठीक है, ओके. तो हमें रेट चेंज पता चल गया. रेट चेंज हमें किसी भी क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट निकालना है तो आप क्या करो, लिमिट लगा दो और चेंज इन वाई क्वांटिटी वर्टिकल वाली और चेंज इन एक्स क्वांटिटी सिंपल लैंग्वेज में, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका डी वाई वाली अपॉन डी एक्स वाली. अब आप आओ, आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? v इंस्टेंटेनियस, इसको आप लिखते थे लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो, है ना. और फिर यहां लिखते थे डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, और फिर आप उसको लिखते थे डी एस बाई डी टी, है ना. ऐसा ही लिखते थे. अब ये समझ में आया क्यों लिखते थे? क्योंकि वेलोसिटी कैसे आएगी उसके लिए आपको ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इसके बीच में प्लॉट करना पड़ेगा. और आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी चाहिए. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी. और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज जस्ट रेट चेंज, है ना. तो इट्स मींस कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट चेंज चाहिए. तो एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट चेंज निकालने का तरीका है कि आप उस पॉइंट पर चेंज निकालें और लिमिट लगा दें. चेंज निकाला, लिमिट लगाया, और उसका फॉर्मूला बन गया ये वाला. तो पहले तो ये कहानी सीख ली अपने ने. इसी तरीके से ऑन द सेम मैनर, तो ये चीज़ जब समझ में आती है ना तो बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है दिमाग को कि हाँ, बाकियों ने सिर्फ इसको याद रखा हुआ है या उस अप्रोच से सीखा है जो मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले टाइम पे सिखाई थी. उसके पीछे की जो नॉलेज है वो उनके पास नहीं है जो हमारे पास है. ठीक है, तो दिस पार्ट वॉज वर्थ वॉचिंग इट. अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो उसके अंदर आप क्या कहोगे? लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो. आई गेस मैंने कुछ गलत करा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो आएगा, है ना. इसको आप छोटा कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा. तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. सिली मिस्टेक्स, है ना. तो इसको आप लिख सकते हो डी वी बाय डी टी. क्या लिख सकते हो? डी वी बाय डी टी लिख सकते हो. अब ये क्यों लिख सकते हो? ये आप अपने आप समझ सकते हो. मैं फिर भी अगर दोबारा बताऊं तो आपको पता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको चाहिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वो कैसे निकलती है? आपको डेल्टा वाई डेल्टा एक्स निकालना होता है तो डेल्टा वी डेल्टा टी निकालना पड़ेगा.
बट उसकी कई सारी वैल्यूज आएंगी, फिक्स वैल्यू, उसी पॉइंट वाली वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिमिट लगानी पड़ेगी, और इसकी शक्ल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगेन अ वेरी गुड रिलैक्सेशन इन माइंड एंड अ ग्रेट स्माइल। ये हमने सीख लिया कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट था, तो इसे डेरिवेटिव कहते हैं। आपके पास मैथ्स के अंदर भी आएगा ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, और ये पार्ट रिकॉर्ड करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली आई गेस कि ये स्किप हो जाता है स्कूल्स के अंदर, ताकि आपको अगर वहाँ स्किप हो गया तो यहाँ आपको मिल सके, आप इसके पीछे की जो जर्नी है, वाई द वेलोसिटी इज dy बाई डी एक्स। हमने 9th में पढ़ी है वेलोसिटी, वहाँ तो dy बाई डी एक्स नहीं होता था, तो यहाँ क्यों ds बाई डी टी। और एक्सेलरेशन हमने 9th में पढ़ा एक्सेलरेशन, वहाँ तो dv बाई डी टी नहीं होता था, देन वाई dv बाई डी टी। अगर हम क्वेश्चन करेंगे, अगर हम टफ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें आंसर जरूर मिलेंगे, बट आंसर कैन ऑल्सो बी लिटिल बिट ट्रिकी। सो हमें अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो अच्छे आंसर भी लेने पड़ेंगे। सो दैट वॉज ऑल फॉर द डेरिवेटिव, कि कैसे डेरिवेटिव फॉर्म जनरेट होती है इन द केस ऑफ वेलोसिटी एंड इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन। सो दिस इज द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे पहले अपन ने डिस्कस कर लिया पूरी जर्नी, अ वेरी ग्रेट एंड वेरी रिलैक्सिंग जर्नी, जिसमें पता चला कि dv बाई डी टी एक्सेलरेशन क्यों, ds बाई डी टी वेलोसिटी क्यों। ठीक है, अब आपको डेरिवेटिव ही निकालना सीखना है, तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ एक बेसिक लेवल पे कुछ एक फॉर्मूलाज हैं, तो जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं मेन फॉर्मूलाज, लाइक ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, है ना। ये है कि कोई x की पावर्स में आपके पास कोई फंक्शन हो, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। तो अगर कोई आपके पास फंक्शन है x रेज़ टू पावर n, तो उसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको याद रखना है क्या आएगा, n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब सुनने में अजीब सा लग सकता है, टिपिकल लग सकता है, बट बहुत आसान है। आपको ये याद रखना है कि उसकी पावर आगे आ जाएगी और उसकी खुद की पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, अपन ऐसा करते हैं, साइड में थोड़े थोड़े एग्जांपल करके देखते हैं। लाइक अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो, d बाई डी एक्स करना है आपको, किसका, x रेज़ टू पावर 5 का, तो ये आएगा 5x रेज़ टू पावर 4। अगर x रेज़ टू पावर 4 का करना हो तो ये क्या आएगा, 4x रेज़ टू पावर 3। सिंबल हमेशा लगा देना। अगर आपको d बाई डी एक्स करना हो x रेज़ टू पावर 100 का, देन इट विल बिकम 100x रेज़ टू पावर 99। अगर आपको d बाई डी एक्स करना हो x रेज़ टू पावर 1000 का, तो हो जाएगा 1000x रेज़ टू पावर 999। ठीक है, ये हो गया। आई थिंक इतने एग्जांपल बहुत है, जितना भी करोगे, जिसका भी करोगे, पावर आगे और पावर एक कम हो जाएगी। सिंपल, इतना सा काम करना आपको। तो ये हमें क्लैरिटी मिल गई इस एग्जांपल की। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज साइन थीटा। साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है, दैट इज कोस थीटा। मतलब यहाँ पे जो भी है उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। x है, x के रिस्पेक्ट किया तो x आ गया, साइन का कोस। अगर यहाँ थीटा होता, यहाँ थीटा होता, तो यहाँ भी थीटा आ जाता। क्लियर। तो साइन का कोस, कोस का जब करोगे तो माइनस साइन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साइन का कोस, बट कोस का माइनस साइन, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन। टैन का, जब टैन x का डिफरेंशिएशन करोगे तो इट विल बिकम सेक स्क्वायर x। ठीक है, सेक स्क्वायर x। सेक x नहीं आएगा, इसमें स्क्वायर आ रही है, देखो सिंपल का किया है, सिंपल आया था, सिंपल का किया बट स्क्वायर आई है, सेक स्क्वायर x। ठीक है, अगर कोट x का करोगे, कोट x का करोगे तो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x। फिर अगर आप किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का करो, अच्छा कांस्टेंट से पहले अपन दो और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ले सकते हैं। लेट मी राइट हियर। अगर हम करें नंबर 6 पे d बाई डी एक्स ऑफ सेक x का, अगर सेक x का करते हैं तो इसका आंसर आता है सेक x tan x। व्हाट इट गिव्स, सेक x tan x। क्लियर, ये दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन आता है। और अगर सिमिलरली अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई एक्स ऑफ कोसेक x, कोसेक x, तो ये क्या आता है, माइनस कोसेक x कोट x। तो आप देखो सिमिलर सारा आंसर, टैन में सेक स्क्वायर आया था तो कोट में कोसेक स्क्वायर आया, बट यहां प्लस है, यहां माइनस। सेक में सेक x tan x आया, सेक तो रहा, टैन भी आ गया,
पर प्लस है। कोसेक में, कोसेक तो है ही, कोट भी आ गया बट माइनस है। सिर्फ इतना आपको ध्यान देना है, क्लियर। और जो लास्ट चीज रही थी अपने पास, वो अपने यहां ऐड ऑन कर देते हैं कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का, इसके लिए के वर्ड यूज कर लेता हूं मैं, तो इसका आंसर आता है 0। कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव हमेशा आएगा 0। व्हाट इट मींस कि अगर आपको कभी डेरिवेटिव करना पड़ जाता है 5 का, देन आंसर इज 0। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाता है 7 का, 9 का, 3 का, किसी का भी, कोई भी एक फिक्स नंबर, तो आंसर क्या आएगा 0। क्यों 0? क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? रेट चेंज, किसी में चेंज पता करना। क्या 5 के अंदर कभी चेंज आएगा? नहीं आएगा। 5 से थोड़ा आगे जाओगे तो 6 आ सकता है नंबर लाइन पे ना, पीछे आओगे तो 4 आ सकता है, बट उसी पॉइंट पे खड़े खड़े कोई चेंज आ सकता है? नहीं आ सकता। दैट्स वाई 0। तो ये इसका जो आंसर है वो इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दीज आर जस्ट बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। सो कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। देखो, मीनवाइल यहाँ पे फॉर्मूले तो कुछ लिखे हुए थे, इस 8th वाले को भी यहीं खिसका दिया मैंने, और यहाँ पे कुछ एक आइडेंटिटीज लिखी हैं, ठीक है, कुछ एक आइडेंटिटीज लिखी हैं, इन पे हमें थोड़ी डिस्कशन कर लेनी है। और इतनी अच्छी खासी डिस्कशन अगर हमने कर रखी होगी तो फिजिक्स के अंदर तो हमारा मामला कहीं पे भी अटकने वाला नहीं है। अच्छा, मीनवाइल मुझे 2 और रिमाइंड हुए, लाइक d/dx अगर आपको निकालना हो log x का, d/dx अगर आपको निकालना हो log x का, तो ये आता है 1/x, ठीक है। और अगर आपको निकालना हो d/dx यानी कि डेरिवेटिव निकालना हो e⁻x का, तो इसका आंसर e⁻x ही आता है। अबे log x और e⁻x अगर आपको नहीं पता अभी चीजें, तो फिर आप इसको सोचे कि ये डिस्कस हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये 2 और आए थे माइंड में, मैंने लिख दिया। फिर आइडेंटिटीज क्या कह रही हैं आपको? आइडेंटिटी कह रही है कि अगर आपको डेरिवेटिव करना है किसी क्वांटिटी का और वहां पे 2 सेपरेट फंक्शंस हैं, वन मतलब फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, देन व्हाट यू नीड टू डू इज आप पहले का डेरिवेटिव करो और दूसरे का डेरिवेटिव करो। क्या बकवास आइडेंटिटी है? नहीं बताता तो भी तो यही करते, है ना, नहीं बताता तो भी यही करते। लाइक अगर आपको डेरिवेटिव करना है, हर किसी का एग्जांपल लेकर के चलूं, इफ आई हैव टू डिराइव x⁴, इफ आई हैव टू डेरिवेटिव x⁴ प्लस x⁵, तो आप क्या करोगे? पहले इसका डेरिवेटिव करोगे d/dx ऑफ x⁴, फिर आप डेरिवेटिव करोगे d/dx ऑफ x⁵, ये आ जाएगा 4x⁴ प्लस 5x⁴। क्लियर? तो ये सिंपल रूल यही कहता है। फिर दूसरा रूल क्या कहता है, ये तो हमें समझ में आया। दूसरा रूल कहता है कि अगर 2 क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे? इसके लिए आप एक गाना याद रखो कि 2 अगर क्वांटिटी मल्टीप्लाई में तो कैसे करना है? एक को छोड़ो दूसरे को रखो, दूसरे को छोड़ो पहले का करो, ठीक है। किसी भी तरह से आप अपनी रिदम बना लो, धुन बना लो, जो भी बना लो, कि आपको क्या करना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें करना है d/dx, डेरिवेटिव करना है किसी भी क्वांटिटी का, लाइक मैं x नहीं लेता, y और z, ये 2 क्वांटिटी ले लेता हूँ, अलग अलग क्वांटिटीज हैं ये, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, मैंने पहले y को रखा और डिफरेंशिएशन करूंगा z का, प्लस फिर z को रखूंगा क्योंकि एक बारी y को रखा था, है ना, पार्शियलिटी नहीं करनी, फिर y का कर दिया z को रख के। तो ये सिंपल, ये रूल ये कहता है, ओके। और बुक्स में यहाँ पे 1 और 2 की जगह u और v लिया हो सकता है, तो इनको uv फॉर्मूलाज भी कह देते हैं वो, तो आपको पता होना चाहिए uv फॉर्मूला क्या है। सिमिलरली अगर कोई क्वांटिटी का डिवीजन है तो क्या, यहाँ पहले एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। चलो अब देखो, डिवीजन के अंदर आप क्या करोगे? पहली बात तो अगर आप नया फॉर्मूला नहीं सीखना चाहो तो आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? आप इसको फर्स्ट इंटू 1/2 भी तो कह सकते हो, है ना, ये भी आप कर सकते हो। बट डिवीजन का फॉर्मूला सीख लेना चाहिए, ये पंगे करने के बजाय, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट आप सीख लो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा क्या, कि जो डिनोमिनेटर है उसका तो स्क्वायर कर दो, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दो। फिर उसके बाद अपने क्या करेंगे? एक का डेरिवेटिव करेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक का डेरिवेटिव करेंगे, एक का छोड़ेंगे। बट यहाँ पे 2 चेंज है, ठीक है। ये माइंड के अंदर आप पिक्चर बनाओ कि क्या करना है। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है, फिर ऊपर क्या करेंगे? एक का करेंगे, एक का छोड़ेंगे, एक का करेंगे, एक का छोड़ेंगे। बट 2 चेंज है। क्या चेंज है? यहाँ पे आपने क्योंकि सेकंड वाले के साथ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दिया कि हाँ इसका स्क्वायर कर दिया, तो आप क्या करो? इसको छोड़ दो और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करो, और फिर जैसे यहाँ पे प्लस आता था वहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, फिर आप माइनस करो, फर्स्ट वाले को छोड़ो और सेकंड वाले का डेरिवेटिव करो।
ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है किसका पहले करना है, क्योंकि बीच में प्लस है। यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि बीच में माइनस है। अगर 5 - 4 करना था, आपने 4 - 5 कर दिया, आंसर विल चेंज। इसको करके देखते हैं हमें याद हुआ या नहीं। फॉर्मूला देखने में अजीब लगता है, जो इसके पीछे की मेंटालिटी है वो स्ट्रांग हो जाएगी हमारी। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर के साथ एक बार खेल लिया, इसको छोड़ दो, रख दो। अब करो न्यूमरेटर को dy/dx, फिर माइनस। अब ये गया है तो इसकी बारी, y बाहर, बारी किसकी, dz/dx। तो ऐसे करेंगे तो बहुत आसान है, पढ़ेंगे तो ऐसा लगता पता नहीं क्या लिख रखा है। अच्छा, बुक के अंदर यहाँ पे भी u और इसकी जगह v लिया होता है, तो इसको भी u फॉर्मूला कहते हैं। तो दीज आर 2 uv फॉर्मूलाज ऑल्सो, बट मुझे 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड में इजी लगता है, मैंने इसलिए ऐसा लिख दिया। फोर्थ फॉर्मूला अपने आप में कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, बट ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो कि एक फंक्शन है और एक कोई कांस्टेंट नंबर है, तो आप क्या करोगे, आप कांस्टेंट को छोड़ दोगे, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे। व्हाट इट मीन्स, इट सिंपली मीन्स कि अगर आपको डेरिवेटिव करने के लिए कह दिया गया 5x⁴ का, तो आप क्या करोगे, इस 5 को आप छोड़ दोगे एंड यू विल डेरिवेटिव x⁴ ओनली। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 5 तो बाहर पड़ा है, इसका आएगा 4x⁴। हाँ, अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 5 4 20 x⁴। क्या यही कह रहा था ये रूल, बस सिंपली यही कह रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा ये वाला रूल। ओके, लास्ट क्या लिखा है ये समझने वाली चीज है। ये कह रहा है इट फॉर्म्स या इट फॉलोज चेन रूल। ये चेन रूल को फॉलो करता है, चेन रूल को फॉलो करता है। इट मीन्स कि मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूं। अगर आपको डेरिवेटिव करना है d/dx ऑफ sin x, व्हाट विल यू डू, विल डू cos x। अगर आपको डेरिवेटिव करना है d/dx ऑफ x², व्हाट विल यू डू, 2 आगे, x की पावर 1 कम कर दो, 2 में से 1 कम किया तो 1 होगी, 1 को आप ना दिखाओ तो भी चलता है, तो यह आया 2x। बट इन केस आपको मैं कहूं कि यू हैव टू डेरिवेटिव सच अ क्वांटिटी विच इज sin x², इसका डेरिवेटिव तो सर हमने सिखाया नहीं था। या फिर sin x का cos x, तो sin x² का cos x², ऐसा होगा क्या। तो इसके लिए, इन चीजों के लिए आपको चेन रूल सीखना है। जब आपको दिखे कि फंक्शन में भी फंक्शन आ गया, तो एक तो यहां आपको पहले से साइन दिख रहा है, उस साइन के अंदर क्या दिख रहा है, x² और दिख रहा है। ये जो मतलब शरीफ सा x बैठा था ये नहीं दिख रहा, अब x² दिख रहा है। इट मींस यहां पे कुछ ना कुछ नया रूल सीखने की जरूरत है, एंड दैट इज कॉल्ड चेन रूल। चेन का मतलब क्या होता है, एक पीस से दूसरा पीस जुड़ता है या एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती रहती है, तब एक चेन बनती है ना। तो वही मतलब है इसका कि आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करते जाना है, डेरिवेटिव करते जाना है। जैसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि साइन के अंदर एंगल है ना x², तो साइन के अंदर एंगल है। पहले आप बताओ कि साइन का क्या होता है। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे, मैं यहां लिखता हूं, तो इसका डेरिवेटिव आप ऐसे करोगे, पहले आप साइन का डेरिवेटिव करो तो ये आएगा कोस, x² था तो सही है, कोस x²। बट अभी x² का भी डेरिवेटिव होएगा, तो फिर आपको करना पड़ेगा x² का डेरिवेटिव। अब x² का डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है, 2x होता है, तो ये बना cos x² मल्टीप्लाइड बाय 2x, तो ये आएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय cos x²। ठीक है, समझ में आया। कुछ इस तरह से करना पड़ेगा अपने को। ओके, इसका एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, इसका एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। लाइक हमारे पास इस तरह से हो dy/dx ऑफ sin x³। इसी सीरीज का एग्जांपल ले लेते हैं, एक और, बस पावर चेंज कर दी हमने। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले साइन का करोगे तो cos x³ था तो x³। अब इसका डेरिवेटिव करोगे, किसका, x³ का, d/dx ऑफ x³। ठीक है, इसका जब करोगे देन यू विल गेट cos x³, तो एज इट इज ये बनेगा 3x²। तो ये आंसर आएगा आपका। ये इसके साथ मर्ज ना हो जाए इसलिए इसको आगे कर लेते हैं, क्योंकि ये तो cos के अंदर है। इट विल लुक लाइक 3x² मल्टीप्लाइड बाय cos x³। ओके, एक्चुअली में sin x में भी ये रूल फॉलो होता है। कैसे फॉलो होता है, लेट मी शो यू। sin x के अंदर भी यही चेन रूल फॉलो होता है, बट हमें डिस्कस करने की जरूरत पड़ी नहीं थी। आप करके देखो, sin x का क्या करोगे, cos x, फिर आप डेरिवेटिव का करोगे x का, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, x को आप जानबूझ के x की पावर 1 लिख सकते हो,
तो आप इसका डेरिवेटिव जब भी x की पावर n का डेरिवेटिव करते हो तो आपको पता है कि पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। 1 में से 1 माइनस करना जरा, क्या आएगा? 0। किसी की भी पावर 0 यानी 1, 1 इंटू 1 यानी 1, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करा वही, तो आंसर आया cos x। तो चेन रूल फॉलो करने के बाद भी cos x ही आता है, इसलिए हम यहाँ पे इनिशियल लेवल पे ये बातें डिस्कस नहीं करते। सो अभी इतनी बातें करने के बाद हमारे पास इतनी अच्छी एबिलिटी आ चुकी है, कुछ एक आप बुक के अंदर से प्रैक्टिस कर सकते हो कि डिफरेंशिएशन कैसे करने, और फिर अपने इसको आगे लेकर के जा सकते हैं। अभी वैसे इंटीग्रेशन भी डिस्कस करना था, बट आई गेस ये वीडियो पहले ही काफ़ी लेंदी बन गई है, तो अपने कंटिन्यू करते हैं इसको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। इसमें हमने फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और हमें अब ईजी हो जाएगा समझना इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने मेहनत कर ली इन डिफरेंशिएशन। So see you in the next part of this video, not the next video. And till then, keep enjoying with the physics, with the physical facts. बारीकियाँ ढूंढते रहें, है ना? And goodbye. Take care.